आप देख रहे हैं ज्ञानदीप चैनल, शब्दों में ज्ञान, संस्कृति का सम्मान। प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञानदीप चैनल की ओर से। आज की हमारी वीडियो का विषय एक कविता माँ कहे एक कहानी, जो कि मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखी गई कविता है। यह कविता न्याय और करुणा पर आधारित है, जिसमें गौतम बुद्ध के पुत्र राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने की जिद करते हैं। इस कविता रूपी कहानी में सद्भावना और न्याय का संदेश निहित है, जहां राहुल को यह निर्णय लेना है कि रक्षक और भक्षक में कौन सही है। सबसे पहले इसके जो कवि हैं मैथिली शरण गुप्त, उनका परिचय जान लेते हैं। मैथिली शरण गुप्त का जन्म 1886 में हुआ था। हिंदी के बहुत प्रतिष्ठित कवि थे, जिन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि भी मिली। उनका जन्म जो है चिरगांव झांसी के पास वहाँ हुआ था। उन्होंने खड़ी बोली में काव्य रचना को लोकप्रिय बनाया और भारत भारती, साकेत, यशोधरा जैसी कालजयी रचनाएं लिखीं। उनकी कविताएं राष्ट्रीयता, सामाजिक सुधार और मानवीय संवेदनाओं को व्यक्त करती हैं। महात्मा गांधी ने उनकी रचनाओं को स्वतंत्रता संग्राम के लिए प्रेरणादायक बताया था। उन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और वे राज्यसभा के सदस्य भी रहे। उनकी रचनाएं आज भी हिंदी साहित्य में प्रेरणा का स्रोत बनी हुई हैं। कविता माँ कहे एक कहानी में जो कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ देख लेते हैं। तो चेटी शब्द आया, इसका अर्थ होता है सेविका या दासी। सुरभि खुशबू, मानधन प्यारा धन अर्थात प्रिय बेटा बच्चा। तात पिता, हिम बिंदु ओस की बूंदे। खग पक्षी। खर शर यानी तेज तीर और आखेटक शिकारी को कहते हैं। सदय दया सहित यानी कि दयालु व्यक्ति। और उसके बाद लक्ष्य सिद्धि, लक्ष्य को साधना यानी सही निशाना लगाना। खगपक्षी पक्षियों का शिकार करने वाला शिकारी। निर्दय क्रूर, निरपराध बेगुनाह। रक्षक बचाने वाला और भक्षक होता है मारने वाला। दानी देने वाला, दान देने वाला। कविता की व्याख्या इस प्रकार से है बच्चों। माँ कहे एक कहानी, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। इस पद में माँ और बेटे राहुल के बीच बातचीत शुरू होती है। राहुल अपनी माँ से कहानी सुनने का आग्रह करता है। माँ प्यार से उसे थोड़ा छेड़ती हुई कहती है, क्या उसने उसे अपनी नानी समझ लिया है। राहुल इसका उत्तर देता है, कहती है मुझसे यह चेटी, तू मेरी नानी की बेटी। माँ कह लेटी ही लेटी। तो राहुल भी इसका उत्तर देता है और कहता है कि दासी ने उसे बताया है कि बेशक वह उसकी नानी नहीं, लेकिन नानी की बेटी जरूर है। वह लेटे लेटे ही सही, लेकिन उसे कोई कहानी जरूर सुनाए। राजा था जा रानी, राजा था जा रानी, माँ कहे एक कहानी। माँ तुम कोई भी कहानी मुझे सुना दो। कहानी में चाहे कोई राजा हो या रानी हो, मुझे कोई तुम कहानी जरूर सुनाओ। तू है हठी मानधन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तात भ्रमण करते थे तेरे। तो माँ कहानी सुनाना शुरू करती है। राहुल को कहती है, तू बहुत हठी है, कहानी सुनकर ही मानेगा। और उसे संबोधित करते हुए फिर जो यह भी कहती है कि वह उसके लिए अनमोल है। तो माँ कहानी सुनाना शुरू करती है और राहुल को बताती है कि एक सुबह उनके पिता गौतम बुद्ध उपवन में घूम रहे थे। चारों ओर मनमोहक सुगंध जो है वो फैली हुई थी। जहाँ सुरभि मनमानी, जहाँ सुरभि मनमानी, हाँ माँ यही कहानी। तो चारों ओर सुगंध ही सुगंध थी और तुम्हारे पिता गौतम बुद्ध उपवन में घूम रहे थे। तो राहुल बीच में टोक कर कहता है, हाँ माँ मुझे यही कहानी सुननी है।
वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे। माँ उपवन की सुंदरता का वर्णन करती हैं और कहती है कि वहाँ पर तरह तरह के रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ओस की बूंदें उन फूलों पर, पत्तियों पर चमक रही थी और हल्की हवा के झोंके आपस में हिल रहे थे, जिससे पानी भी लहराता हुआ प्रतीत होता था। लहराता था पानी, लहराता था पानी, हाँ हाँ यही कहानी। तो माँ उपवन की सुंदरता का वर्णन कहती हैं कि हवा के झोंकों से पानी भी लहरा रहा था। तो राहुल कहता है कि हाँ माँ, मुझे यही कहानी सुननी है। गाते थे खग कल कल स्वर से, सहसा एक हंस ऊपर से, गिरा विद होकर खरशर से। खरशर मीन्स तेज तीर। तो माँ बताती है कि पक्षी मधुर आवाज में गा रहे थे, तभी अचानक एक हंस ऊपर से गिरा, जो किसी शिकारी के तेज बाण से घायल हो गया था। हुई पक्ष की हानि, हुई पक्ष की हानि, करुणा भरी कहानी। तो माँ कहती है कि इस घटना से पक्षी को चोट लगी। तो इस प्रकार यह कहानी दुखद मोड़ लेती है। राहुल कहता है कि हाँ, पक्षी की हानि हुई, वह घायल हो गया और यह एक करुणा भरी कहानी जो बन जाती है। चौंक उन्होंने उसे उठाया, नया जन्म सा उसने पाया, इतने में आखेटक आया। तो माँ कहती है राहुल से कि तुम्हारे पिता गौतम बुद्ध ने उस घायल हंस को उठा लिया, जिससे उसे लगा कि उसे एक नया जीवन मिल गया हो। इतने में वह शिकारी भी वहाँ पर आ गया। लक्ष्य सिद्धि का मानी, लक्ष्य सिद्धि का मानी, कोमल कठिन कहानी। तो शिकारी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का दावा कर रहा था। अब यह कहानी करुणा और अधिकार के टकराव की कहानी बन जाती है। मांगा उसने आहत पक्षी, तेरे तात किंतु थे रक्षी, तब उसने जो था खग बख्शी, हठ करने की ठानी। हठ करने की ठानी, अब बढ़ चली कहानी। शिकारी ने घायल पक्षी को मांगा, लेकिन तुम्हारे पिता ने, जो उसके रक्षक थे, उसे देने से इनकार कर दिया। तब उस शिकारी ने, जो पक्षियों को खाता था, उनका शिकार करता था, उस हंस को पाने के लिए जिद करने की ठान ली। राहुल पूछता, अच्छा माँ, उसने जिद करने की ठान ली। अब तो यह कहानी संघर्ष की कहानी बन गई है। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उभय आगरी थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में। तो माँ कहानी को आगे बढ़ाती कहती है कि तुम्हारे पिता गौतम बुद्ध, जो कि दयालु थे, पक्षी को बचाना चाहते थे, और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद शुरू हो गया। दोनों ही अपने अपने तर्कों पर अड़े रहे। अंततः यह मामला न्याय के लिए न्यायालय में चला गया। सुनी सभी ने जानी, सुनी सभी ने जानी, व्यापक हुई कहानी। तो सभी ने इस घटना के बारे में सुना और जाना। अब हर जगह इस कहानी की जो है चर्चा होने लगी। राहुल, तू निर्णय कर इसका, न्याय पक्ष लेता है किसका, कह दे निर्भय जय हो किसका। माँ अब राहुल से इस मामले पर अपना निर्णय देने के लिए कहती है। वह पूछती है कि न्याय किसका पक्ष लेता है। राहुल को निडर होकर अपना फैसला सुनाने के लिए कहती है। माँ राहुल की राय जानना चाहती है, उसका मत जानना चाहती है कि अगर वह जो न्यायाधीश होता तो क्या करता, किसका पक्ष लेता। सुन लूँ तेरी बानी, माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी। राहुल अपनी माँ से पूछता है कि वह क्या कर सकता है, क्योंकि वह तो सिर्फ कहानी सुन रहा है, तो मेरी इसमें क्या राय हो सकती है। तो यह पद राहुल की मासूमियत और उसकी दुविधा को दर्शा रहा है। लेकिन फिर अगले पद में जो राहुल है वो अपना निर्णय जो है वो सुनाता है। कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे।
तो राहुल अपना निर्णय सुनाता है और कहता है कि यदि कोई निर्दोष को मारे तो दूसरा उसे क्यों ना बचाए। वह कहता है कि रक्षक पर भक्षक को सौंपना अन्याय है, क्योंकि न्याय तो दया का दान करने वाला होता है। यह पद राहुल द्वारा न्याय और करुणा के महत्व को समझने के बारे में दर्शाता है। न्याय दया का दानी, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो माँ राहुल की समझदारी की प्रशंसा करती है और कहती है कि उसने कहानी का मर्म, कहानी का सार जान लिया है। यह पद माँ की संतुष्टि और राहुल के नैतिक विकास को दर्शाता है। तो प्यारे बच्चों, कविता एक सरल कहानी के माध्यम से न्याय, करुणा और अहिंसा के महत्वपूर्ण मूल्यों को दर्शाती है, जिसे राहुल अपनी माँ से सुनकर समझता है। बच्चा समझ जाता है कि न्याय वही है जिसमें दया के लिए स्थान हो। वह कहता है कि निर्दोष को बचाना न्याय का धर्म है। कविता की अंतिम पंक्ति इस नैतिक शिक्षा को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यह कविता न केवल बच्चों के मनोरंजन के लिए है, बल्कि उन्हें नैतिक मूल्यों की शिक्षा भी देती है। यह कहानी न्याय और दया का एक अनोखा संगम है। माँ कहे एक कहानी। इस कविता पर आधारित प्रश्न और उनके उत्तर इस प्रकार से हैं। मेरी समझ से जो प्रश्न उत्तर का पहला खंड है, उसमें बच्चों पूछा गया है कि नीचे कुछ प्रश्न दिए गए हैं और उनके 4 जो है उत्तर भी दिए गए हैं। सही उत्तर के सामने, सटीक उत्तर के सामने स्टार बनाना है। कुछ प्रश्नों के 1 से अधिक उत्तर भी सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे सटीक उत्तर आपने चुनना है और साथ में ये भी बताना बच्चों आपने उस उत्तर को क्यों चुना। तो पहला प्रश्न, माँ अपने बेटे को करुणा और न्याय की कहानी क्यों सुनाती है? ऑप्शन 1, राजाओं की कहानियों से उसका मनोरंजन करने के लिए, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए, उसे परिवार की विरासत और पूर्वजों के बारे में बताने के लिए, उसे प्रकृति और जानवरों के बारे में सही जानकारी देने के लिए। तो इसके जो चारों उत्तर ही सही प्रतीत हो रहे हैं, लेकिन जो सबसे सटीक उत्तर है वह है बच्चों दूसरा, उसमें सही और गलत की समझ विकसित करने के लिए। तो हमने यह उत्तर क्यों चुना? क्योंकि माँ का उद्देश्य केवल मनोरंजन होता तो वह किसी भी राजा या रानी की कहानी राहुल को सुना सकती थी। इस विशेष कहानी का चुनाव, जिसमें करुणा है, दया है, न्याय का विषय है, यह इंगित करता है कि उसका लक्ष्य राहुल को नैतिक शिक्षा देना था। इसके बाद अगला है, कहानी में घायल पक्षी की कहानी का उपयोग किस लिए किया गया है? निर्दोष पक्षी के प्रति शिकारी की क्रूरता दिखाने के लिए, पिता की वीरता और साहस पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, करुणा और हिंसा के बीच संघर्ष दिखाने के लिए, और मित्रता और निष्ठा के महत्व को उजागर करने के लिए। तो सबसे सटीक उत्तर है बच्चों करुणा और हिंसा के बीच जो संघर्ष है उसको दिखाने के लिए। यह उत्तर हमने इसलिए चुना क्योंकि घायल पक्षी केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि यह करुणा और हिंसा के बीच के द्वंद्व का भी प्रतीक है। कहानी का केंद्रीय संघर्ष इसी घायल पक्षी को लेकर है, जहां एक तरफ उसे बचाने के लिए करुणा है तो दूसरी तरफ उसे मारने के लिए हिंसा तैयार है। कविता अंत तक पहुंचते पहुंचते बच्चे को क्या समझ आने लगता है? न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए, निर्णय लेते समय सदैव निडर रहना चाहिए, आखेटक का सदैव विरोध करना चाहिए, जानवरों को हर स्थिति में रक्षा करनी चाहिए। तो सबसे सटीक उत्तर है बच्चों पहला, न्याय सदैव करुणा के साथ होना चाहिए। यह उत्तर हमने चुना क्योंकि कविता के अंत में राहुल कहता है कि रक्षक पर भक्षक को वारे, न्याय दया का दानी। स्पष्ट रूप से यह पंक्ति दर्शाती है कि उसे समझ में आ गया कि सच्चा न्याय वही है
जिसमें करुणा का भाव निहित हो। वह यह सीखता है कि न्याय केवल दंड देना नहीं है, बल्कि पीड़ितों की रक्षा करना और उनके प्रति सहानुभूति रखना भी होता है। मिलकर करें मिलान। अगला खंड है प्रश्न उत्तर का। इस पाठ में माँ पुत्र के बीच की जो बातचीत है उसे आपने कविता के रूप में पढ़ा। इस कविता में माँ अपने पुत्र को उसके पिता की कहानी सुना रही है। क्या आप जानते हैं कि ये माँ, पुत्र और पिता कौन हैं? अपने समूह में चर्चा कीजिए और पहचान कर सुमेलित करें। तो प्यारे बच्चों, इसमें जो पात्र हैं बेटा, माँ और तात यानी पिता। तो बेटा है वह है सिद्धार्थ और यशोधरा का पुत्र राहुल, जिसका नाम भी स्पष्ट रूप से कविता में आया है। माँ यशोधरा एक राजकुमारी, सिद्धार्थ की पत्नी, और तात पिता यानी कि सिद्धार्थ एक राजकुमार जो बाद में गौतम बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो इस प्रकार हम इसका मिलान कर सकते हैं। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां दी गई हैं, इन पर विचार चर्चा करें। क्या आपको इनका अर्थ समझ में आया? तो बच्चों, पीछे हमने जो है इन पंक्तियों की व्याख्या देख चुके हैं, वहाँ पर आपको इनका अर्थ समझ में आ गया होगा। लेकिन नहीं आया तो हम फिर से इनकी जो व्याख्या कर देते हैं। कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को बारे, न्याय दया का दानी। इन पंक्तियों में बच्चा यानी राहुल न्याय का सार प्रस्तुत करता है। वह तर्क देता है कि यदि कोई व्यक्ति बिना किसी दोष के मारा जा रहा हो तो दूसरों का ये कर्तव्य है कि वे उसे बचाएं। यदि रक्षक ही भक्षक को सौंप दे, यानी जो बचाने वाला है वही मारने वाले के हवाले कर दें, तो यह न्याय नहीं हो सकता। सच्चा न्याय तो दया करने वाला होता है, जो निर्दोषों की रक्षा करता है। अगली पंक्तियां। हुआ विवाद सदै निर्दय में, उबे आगरी थे सब विषय में, गई बात तब न्यायालय में, सुनी सभी ने जानी। इन पंक्तियों का अर्थ है कि जब दयालु गौतम बुद्ध और निर्दयी शिकारी के बीच विवाद होता है तो दोनों ही अपने पक्ष पर दृढ़ता से अड़ जाते हैं। जब यह विवाद आपसी सहमति से नहीं सुलझता तो मामला न्यायालय तक पहुंचता है, जहां सभी लोग इस घटना और इस विवाद के बारे में जान जाते हैं और सभी और इसकी चर्चा होती है। सोच विचार के लिए कविता को पढ़ें और पता लगाएं कि आपके विचार से इस कविता में कौन सी पंक्ति सबसे महत्वपूर्ण है और आप उसे ही सबसे महत्वपूर्ण क्यों मानते हैं। तो बच्चों, इसके विषय में आप सभी का अलग अलग मत हो सकता है, क्योंकि किसी बच्चे को कोई पंक्ति महत्वपूर्ण लग सकती है तो दूसरे बच्चे को कोई अन्य पंक्ति। तो आपको जो पंक्ति महत्वपूर्ण लगती है उसके विषय में आपने लिखना है। कैसे लिखना है? एक उदाहरण के रूप में हम यहाँ पर उत्तर दे रहे हैं। आप लिख सकते हैं कि मेरे विचार से इस कविता में सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है न्याय दया का दानी। मैं इसे सबसे महत्वपूर्ण इसलिए मानता हूँ क्योंकि यह पंक्ति पूरी कविता के केंद्रीय संदेश और नैतिक शिक्षा को संक्षेप में प्रस्तुत करती है। यह पंक्ति राहुल के उस निष्कर्ष को व्यक्त करती है जो उसने कहानी सुनकर समझा है। यह पंक्ति बताती है कि सच्चा न्याय केवल नियमों और कानूनों का पालन करना नहीं है, बल्कि उसमें करुणा और दया का भाव भी निहित होना चाहिए। प्रश्न है, आखेटक और बच्चे के पिता के बीच तर्क वितर्क क्यों हुआ था? तो आप लिख सकते हैं बच्चों, मेरे विचार से आखेटक अपने शिकारी होने के अधिकार पर जोर दे रहा था, जबकि बच्चे के पिता घायल और असहाय जीव के प्रति अपनी करुणा और उसे बचाने के जो नैतिक कर्तव्य है उसको प्राथमिकता दे रहे थे। इस प्रकार तर्क वितर्क अधिकार बनाव करुणा और शिकार का दावा बनाव जीवन का अधिकार के बीच में हो रहा था। प्रश्न, माँ ने पुत्र से यह क्यों कहा कि राहुल तू निर्णय कर इसका?
माँ राहुल का निर्णय क्यों जानना चाहती थी? तो लिख सकते हैं, माँ ने पुत्र से राहुल तू निर्णय कर इसका इसलिए कहा क्योंकि वह राहुल को नैतिक दुविधा से परिचित कराना चाहती थी और उसे न्याय की समझ विकसित करना चाहती थी। कहानी सुनाने का उनका उद्देश्य केवल मनोरंजन भर करना नहीं था, बल्कि राहुल को सही और गलत के बीच अंतर करने और निष्पक्ष निर्णय लेने के लिए प्रेरित करना था। प्रश्न, यदि कहानी में आप उपवन में होते तो घायल हंस की सहायता के लिए क्या करते? आपके अनुसार न्याय कैसे किया जा सकता था? तो बच्चों, आपने अपना मत, अपनी राय व्यक्त करनी है। लिख सकते हैं आप कि मैं घायल हंस की मदद करता। न्याय यह होता कि हंस को शिकारी को न सौंपा जाए और उसकी जान बचाई जाए, साथ ही शिकारी को करुणा भी सिखाई जाए। प्रश्न, कविता में माँ और बेटे के बीच बातचीत से उनके बारे में क्या पता चलता है? तो बच्चों, कहानी पढ़ी, उसमें से हम माँ के बारे में जान सकते हैं कि माँ प्यार करने वाली, धैर्यवान, शिक्षिका और न्यायप्रिय है। वहीं जो बेटा है वह जिज्ञासु, ध्यान से सुनने वाला, समझदार और मानवीय मूल्यों के प्रति संवेदनशील है। अनुमान और कल्पना से समूह में मिलकर चर्चा करनी है बच्चों, और उसके बाद जो है आपने उत्तर लिखना है। माँ ने अपने बेटे को कहानी सुनाते समय अंत में कहानी को स्वयं पूरा नहीं किया, बल्कि उसी से निर्णय करने के लिए कहा। यदि आप किसी को यह कहानी सुना रहे होते तो कहानी को कैसे आगे बढ़ाते? तो बच्चों, आपने कल्पना करनी है, अनुमान लगाना है और फिर इसका उत्तर लिखना है। आप उत्तर को इस प्रकार से लिख सकते हैं कि यदि मैं कहानी सुना रहा होता तो मैं इसे इस प्रकार आगे बढ़ाता। पक्षी का घायल होना केवल शारीरिक पीड़ा नहीं था, बल्कि उसकी आंखों में भय और असहायता थी। पिता ने आखेटक को समझाने का प्रयास किया कि जीवों पर हिंसा करना उचित नहीं। आखेटक ने तर्क दिया कि वह सिर्फ अपने जीवन यापन के लिए ऐसा करता है। इस पर पिता ने कहा कि सच्ची शक्ति दया में होती है और केवल बल प्रयोग करना वीरता नहीं होती। अंत में न्यायालय ने निर्णय लिया कि पक्षी को बचाना मानवता की जीत होगी। घायल पक्षी धीरे धीरे स्वस्थ हुआ और एक दिन फिर से उड़ान भर सका। तो इस प्रकार कल्पना अनुमान से आप भी कहानी को कोई अंत दे सकते हैं। मान लीजिए कि कहानी में हंस और तीर चलाने वाले के बीच बातचीत हो रही है। कल्पना से बताइए कि जब उसने हंस को तीर से घायल किया तो उसमें और हंस में क्या क्या बातचीत हुई होगी, उन्होंने एक दूसरे को क्या क्या तर्क दिए होंगे। तो पिछले उत्तर की तरह बच्चों, यहाँ भी आपने कल्पना करनी है और उत्तर देना है। आप लिख सकते हैं, हंस दर्द से कराहते हुए कहता है, तुम्हें क्या अधिकार है मेरी उड़ान को रोकने का? तो शिकारी गर्व से कहता, मुझे भोजन चाहिए, यही मेरी आजीविका है। हंस करुणा से, पर तुमने मुझे घायल कर दिया, वो भी बिना किसी कारण, क्या मेरी पीड़ा तुम्हें विचलित नहीं करती? शिकारी कहता है, मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा, लेकिन तुम एक पक्षी हो, तुम्हारा जीवन मेरे लिए महत्वहीन है। हंस धैर्य से, हर जीव का जीवन मूल्यवान है, यदि तुम दया करोगे तो सच्चा सुख पाओगे। शिकारी चिंतन में पड़ते हुए, क्या मैं सचमुच सही कर रहा हूँ? शायद मुझे अपने कार्यों पर पुनर्विचार करना चाहिए। तो इस प्रकार से संवाद है जो वो हंस और शिकारी के बीच के आप लिख सकते हैं। मान लीजिए माँ ने जो कहानी सुनाई है आप भी उसके पात्र हैं, तो आप कौन सा पात्र बनना चाहेंगे? और साथ ही यह भी बताना है क्यों। आप तीर चलाने वाला यानी शिकारी बनना चाहेंगे, पक्षी बनना चाहेंगे, पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहेंगे, या जज न्यायाधीश बनना चाहेंगे? तो सभी बच्चों की अपनी अपनी राय हो सकती है। कोई पक्षी बनना भी चाह रहा होता है जो कि आसमान में उड़े, तरह तरह के जो है दुनिया को ऊंचा उड़कर देखे। पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति जो है सच्चा व्यक्ति जिसमें दया करुणा है वो बनना चाह रहा है। कोई जज बनने की इच्छा रखता होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने अपना पक्ष रखना है और
आपने ये भी बताना कि आप वो पात्र क्यों बनना चाहेंगे। एक उत्तर आपको उदाहरण स्वरूप दे रहे हैं कि इस प्रकार से आप उत्तर लिख सकते हैं। मैं पक्षी को बचाने वाला व्यक्ति बनना चाहूँगा क्योंकि वह दया और न्याय का प्रतीक है। वह एक जीव की पीड़ा को समझता है और उसके जीवन की रक्षा के लिए अडिग रहता है। मुझे ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति को न्याय और करुणा के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करनी चाहिए और यही वह व्यक्ति करता भी है। शब्द से जुड़े शब्द, नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में प्रकृति से जुड़े शब्द कविता में से चुनकर लिखने हैं। बच्चों एक शब्द लिखा भी गया जैसे उपवन यानी बाग बगीचा, तो इसी प्रकार प्रकृति से जुड़े शब्द आपने छांट कर लिखने हैं। जैसे कि सुरभि के बाद हिम बिंदु, फूल, खग यानी पक्षियों का जिक्र हुआ है, पानी लहराता था पानी उसका जिक्र हुआ है, और हवा के झोंके। तो ये प्रकृति से जुड़े हुए कुछ शब्द हैं। पंक्ति से पंक्ति, नीचे स्तंभ 1 और 2 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं। मिलती जुलती पंक्तियों को रेखा खींचकर मिलान कीजिए। कहती है मुझसे यह चेटी, तो इसका मिलान है बच्चों वो होगा 7वें पॉइंट से, यह सेविका मुझसे यह कहती है। तू है हठी मानदन मेरे, तो इसका होगा 9 से, हे मेरे पुत्र तू बहुत हठ करता है। जलमल कर हिम बिंदु मिले थे, तो इसका जिक्र होगा 5 से, हिमकण उसकी बूंदे झिलमिला रही थी। गिरा बिद होकर खर शर से, तेज धार वाले तीर से घायल होकर गिर गया। 8वीं पंक्ति से इसका मिलान होगा। हुआ विवाद सदैव निर्दय में, तो इसका जो मिलान होगा वो 3री पंक्ति से, दयालु और निर्दयी के बीच में झगड़ा हुआ। कह दे निर्भय जय हो किसका, तू बिना डरे कह दे कि जीत किसकी होनी चाहिए। 2री पंक्ति से मिलान होगा। तूने गुनी कहानी, तो इसका अर्थ है तूने कहानी को समझ लिया है। उबय आगरी ते सब विषय में, तो इसका मिलान 1ली पंक्ति से होगा। दोनों ही अपनी अपनी बात पर अड़े हुए थे। तब उसने जो था खग बख्शी हठ करने की ठानी, तो इसका मिलान होगा 10वीं पंक्ति से। तब उस तीर चलाने वाले ने हठ करने का निर्णय लिया। रक्षक परवक्षक को वारे न्याय दया का दानी, तो इसका होगा 4थी पंक्ति से मिलान। न्याय में दया सम्मिलित होती है। न्याय मारने वाले के स्थान पर बचाने वाले का पक्ष लेता है। इस कविता को एक बार पुनः पढ़ें और अपने समूह में मिलकर कविता की जो विशेषताएं हैं उनकी सूची बनाइए। तो प्यारे बच्चों इस कविता में बहुत सारी विशेषताएं हैं। तो जो प्रमुख विशेषताएं इस कविता की कि इसकी जो शैली है वो संवादात्मक है। माँ और पुत्र के बीच में प्रश्नोत्तर संवाद से कविता में जीवंतता आती है। पुनरावृत्ति, कई पंक्तियां दोहराई गई हैं जिससे पाठक का ध्यान आकर्षित होता है। वर्णनात्मक शैली, प्रकृति, उपवन, फूलों, हवा और पक्षियों का सुंदर वर्णन किया गया है। नैतिक शिक्षा, कविता न्याय, करुणा, सद्भावना जैसे मूल्यों को उजागर करती है। संतुलित भाव, करुणा, न्याय, वीरता और संवाद का संतुलन इसे और प्रभावी बनाता है। बच्चों के दृष्टिकोण से सरल भाषा, बाल कविता होने के कारण इसकी भाषा सहज और रोचक है, सरल है। नाटकीयता, संवादों में प्रश्न और उत्तर की शैली इसे एक नाटक की तरह प्रस्तुत करती है। नीचे इस कविता की कुछ विशेषताएं और वे पंक्तियां दी गई हैं जिनसे ये विशेषताएं दिखाई देती हैं। विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान करें। आप कविता की पंक्तियों में एक से अधिक विशेषताएं भी ढूंढ सकते हैं। जैसे कि संवाद दिए गए हैं, तो कौन सी पंक्तियां कविता की जिसमें आपको लगता है कि संवाद दिए गए हैं। तो प्यारे बच्चों वैसे तो पूरी कविता ही संवाद से भरी हुई है, तो हम 3री पंक्ति से इसे बेहतर समझ सकते हैं। जैसे कि बेटा समझ लिया तूने मुझको अपनी नानी, तो राहुल इसका उत्तर देता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। तो यहाँ पर प्रश्न उत्तर शैली है और आपस में जो बातचीत हो रही है।
पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। तो जो चौथी जो कविता की पंक्तियां हैं, तू है हठी मानदन मेरे, सुन उपवन में बड़े सवेरे। तो यहाँ पर मेरे और सवेरे की जो पंक्तियां हैं वो मिल रही हैं। कुछ शब्द दो बार और साथ साथ आए हैं, तो इसका मिलान होगा छठी पंक्ति से। वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्ण वर्ण जो शब्द है वो साथ साथ आए हैं। कुछ विपरीत शब्द साथ आए हैं। तो जो पहली पंक्ति है, हुआ विवाद सदैव निर्दय में, तो सदैव दया करने वाला और निर्दय निर्दयी, यहाँ पर आपस में विपरीतार्थक शब्द हैं। प्रकृति का वर्णन किया गया है। तो जो छठी पंक्तियां हैं कविता की, वर्ण वर्ण के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो ये पंक्तियां जो इनमें प्रकृति का बेहद सुंदर वर्णन कवि ने किया है। एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोमल कठिन कहानी। तो ये तीनों जो शब्द हो वो कै अक्षर से शुरू हो रहे हैं, यानी कि जहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, बेटा समझ लिया क्या तूने मुझको अपनी नानी। तो यहाँ पर वो माँ जो प्रश्न उठा रही है, तो इसका उत्तर देता है, कहती है मुझसे यह चेटी तू मेरी नानी की बेटी। तो राहुल कहता है बेशक तुम मेरी नानी नहीं हो, लेकिन मेरी नानी की बेटी जरूर हो। शब्द की वर्तनी बदलकर उपयोग किया गया है। तो जो दूसरी पंक्ति है, हुई पक्ष की हानि, तो यह इससे मिलान इस पंक्ति का होगा। रूप बदलकर, सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे। तो इन कविता की पंक्तियों को हम सरल अर्थ करके इस प्रकार भी लिख सकते हैं, सुनो आपके पिता एक उपवन में बहुत सवेरे भ्रमण किया करते थे। तो आप भी पाठ के किसी एक पद को एक अनुच्छेद के रूप में लिखें। तो प्यारे बच्चों, व्याख्या भाग में से आप किसी भी जो है पद को उठा सकते हैं और उसका सरलार्थ लिख सकते हैं। एक पद हम जहाँ भी दे रहे हैं, वर्ण वन के फूल खिले थे, झलमल कर हिम बिंदु जिले थे, हल्के झोंके हिले मिले थे, लहराता था पानी। तो उस सुंदर उपवन में हर रंग के फूल अपनी छटा बिखेर रहे थे। सुबह की ताजी हवा में ओस की बूंदें चमक रही थी, मानो मोतियों की माला पिरोई हो। हवा के हल्के हल्के झोंके आपस में टकरा रहे थे, जिससे फूलों की डालियां धीरे धीरे हिल रही थी। पास ही स्थित जलाशय का पानी भी इन मंद हवाओं के कारण शांत रूप से लहरा रहा था, जो उस मनोरम दृश्य में और भी सुंदरता बढ़ रहा था। कविता में विराम चिन्ह, माँ कह एक कहानी। इस पंक्ति में आपको अनेक विराम चिन्ह दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि अल्प विराम लगा हुआ है, पूर्ण विराम लगा हुआ है, उद्धरण चिन्ह लगे हुए हैं। इस कविता में विराम चिन्हों का बहुत अच्छा प्रयोग किया गया है। विराम चिन्ह इस कविता में अनेक कार्य कर रहे हैं, जैसे यह बताना कि कविता में पाठ करते समय कहाँ थोड़ा रुकना है वहाँ पर कौमे का प्रयोग है, कहाँ अधिक रुकना है वहाँ पर पूर्ण विराम लगाया गया है, कौन सी पंक्ति किसने कही है, तो पुत्र ने या माँ ने, वहाँ पर उद्धरण चिन्हों का प्रयोग किया गया है। कहाँ प्रश्न पूछा गया है वहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया गया है। कौन सी बात आश्चर्य से बोली गई है वहाँ पर विस्मय आदि बोधक का प्रयोग है। तो प्यारे बच्चों, आगे एक जो है पद दिया गया है, कविता का एक अंश बिना विराम चिन्हों के दिया गया है, जो आपकी पाठ्य पुस्तक में भी है। उपयुक्त स्थानों पर विराम चिन्ह लगाइए। राहुल तू निर्णय कर, इसका न्याय पक्ष लेता है किसका। कह दे निर्भय जय हो जिसका, सुन लूँ तेरी बानी। तो ये पूरी चार पंक्तियां माँ ने कही हैं, तो चारों को हम उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे। राहुल के बाद जो है कौमा, अल्प विराम और न्याय पक्ष लेता है किसका, जहां माता प्रश्न पूछ रही है तो प्रश्नवाचक चिन्ह। तो इस प्रकार से हम इसमें जो है विराम चिन्हों का प्रयोग कर सकते हैं। माँ मेरी क्या बानी, मैं सुन रहा कहानी।
कोई निरपराध को मारे तो क्यों अन्य उसे न उबारे, रक्षक पर भक्षक को उबारे, न्याय दया का दानी। तो ये पंक्तियां जो राहुल ने कही हैं, माँ के बाद अल्प विराम, मेरी क्या वाणी, जहाँ पर वो प्रश्न उठाता माँ के सामने तो प्रश्नवाचक चिन्ह, मैं सुन रहा कहानी, वाक्य खत्म हो रहा है तो यहाँ पर पूर्ण विराम। लेकिन फिर वह उत्तर देना शुरू करता है कि कोई निरपराध को मारे तो क्यों न अन्य उसे उबारे, जहाँ पर फिर वह प्रश्न उठाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह, रक्षक पर भक्षक को उबारे, अल्प विराम, न्याय दया का दानी, जहाँ पर वह अपनी बात खत्म करता है तो उद्धरण चिन्ह जो बंद करने वाले हैं उनका प्रयोग हम करेंगे। आखिरी दो पंक्तियां माँ ने कही है, न्याय दया का दानी, तूने गुनी कहानी। तो इन दोनों पंक्तियों को हम अलग से उद्धरण चिन्ह में बंद करेंगे और तूने गुनी कहानी जहाँ पर माँ का वाक्य खत्म होता है तो पूर्ण विराम भी लगेगा। आपकी बात सुन उपवन में बड़े सवेरे, तात भ्रमण करते थे तेरे, आप या आपके परिजन भ्रमण के लिए कहाँ कहाँ जाते हैं और क्यों। तो प्यारे बच्चों, आपने यहाँ पर अपने विचार जो है लिखने हैं। परिवार के लोग अलग अलग जगहों पर भ्रमण के लिए जाते हैं। कुछ लोग प्रातःकाल बागों और पार्कों में ताज़ी हवा लेने जाते हैं, तो कुछ पहाड़ों, समुद्र तटों और ऐतिहासिक स्थलों की यात्रा करना पसंद करते हैं। इससे मानसिक शांति भी मिलती है, प्रकृति के सौंदर्य का आनंद लिया जाता है और स्वास्थ्य भी ठीक रहता है। तो आपने अपना विचार यहाँ पर लिखना है कि आप या आपके परिजन कहाँ भ्रमण के लिए जाते हैं। इस पाठ में एक माँ अपने पुत्र को कहानी सुना रही है। आप किस किस से कहानी सुनते हैं या थे, आप किसको और कौन सी कहानियाँ सुनाते हैं। तो बच्चों, जहाँ पर भी आपने अपना मत व्यक्त करना है। अक्सर बच्चे अपने दादा दादी या माता पिता से कहानियाँ सुनते हैं। इन कहानियों में पौराणिक कथाएं, राजा रानी की गाथाएं या नैतिक शिक्षा देने वाली कहानियाँ होती हैं। जब कोई स्वयं कहानी सुनाता है तो वह छोटे बच्चों को परियों की कहानियाँ, पशु पक्षियों की कहानियाँ या शिक्षाप्रद प्रसंग सुनाना पसंद करते हैं। इससे मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान में भी वृद्धि होती है। तो आपने जो है बताना है कि आप किससे कहानियाँ सुनते हैं, इसके विषय में आप स्वयं लिखें। माँ ने कहानी सुनाने के बीच में एक प्रश्न पूछ लिया था। क्या कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है? अगर सही है तो क्यों? कहानी सुनाने के बीच में प्रश्न पूछना सही है क्योंकि इससे श्रोता की रुचि है जो वो कहानी में बनी रहती है और दूसरी तरफ सुनाने वाले को भी लगता है कि हाँ, जो मेरे श्रोता हैं वो भी कहानी को ध्यान से सुन रहे हैं। माँ ने बेटे से प्रश्न पूछकर उसे सोचने का अवसर दिया, जिससे वह केवल कहानी सुनाने तक सीमित नहीं रहा बल्कि उसमें अपनी भागीदारी भी निभाई। इससे संवाद अधिक रोचक और प्रभावशाली हो जाता है। कविता में बालक अपनी माँ से बार बार वही कहानी सुनाने की हठ करता है। क्या आपका भी कभी कभी कहानी को बार बार सुनने का मन करता है? अगर हाँ, तो वह कौन सी कहानी है और आपका मन बार बार उसको सुनने के लिए क्यों करता है? तो बच्चों, आपने अपने विचार व्यक्त करने हैं। कई बार बच्चों को एक पसंदीदा कहानी बार बार सुनने की इच्छा होती है। इसका कारण यह है कि वे उस कहानी से भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं तथा उसमें उन्हें कोई प्रिय पात्र भी अच्छा लगता है। उदाहरण के लिए पंचतंत्र की कहानियाँ, अकबर बीरबल की कहानियाँ, तेनालीराम की कहानियाँ, परी कथाएँ जैसी कहानियाँ बच्चों को बार बार आकर्षित करती हैं और कई बार कोई कहानी उन्हें बहुत पसंद आती है तो वह बार बार उसी कहानी को सुनना पसंद करते हैं। राहुल, तू निर्णय कर इसका। तो माँ ने ऐसा राहुल के लिए कहा था और उसे अपनी राय देने के लिए कहा था कि अगर तुम न्यायाधीश होते तो तुम क्या निर्णय करते। प्यारे बच्चों, कुछ स्थितियां दी गई हैं और आपने भी इन स्थितियों के बारे में विचार करना है। तो स्थिति को समझने के बाद आप क्या निर्णय देंगे। खेलते समय आप देखते हैं कि एक मित्र ने भूल से नियम तोड़ा है, तो आप
क्या करेंगे? खेलते समय मित्र ने नियम तोड़ा और यदि गलती से हुआ तो विनम्रता से उसे नियम समझाएंगे और खेल को जारी रखेंगे और यह भी बताएंगे आगे से उसे इस नियम को नहीं तोड़ना है। लेकिन यदि उसने जानबूझकर ऐसा किया है तो टीम के साथ चर्चा करके निष्पक्ष समाधान निकालें। इसमें आप उस जो मित्र है आपका उसको टीम से निष्कासित भी कर सकते हैं। एक सहपाठी को कक्षा में दूसरों द्वारा चिढ़ाया जा रहा है तो आप क्या करेंगे? एक सहपाठी को चिढ़ाया जा रहा है, सहपाठी का समर्थन करें, उसे सांत्वना दें, चिढ़ाने वालों को समझाएं कि यह गलत है और शिक्षक को भी स्थिति से अवगत कराएं। एक समूह परियोजना में एक सहपाठी अपने भाग का कार्य नहीं कर रहा है तो इस स्थिति में आप क्या करेंगे? तो अगर बच्चों समूह परियोजना में एक साथी कार्य नहीं कर रहा तो पहले दोस्ताना तरीके से बातचीत करें और कारण समझें। यदि फिर भी योगदान नहीं करता तो समूह के बाकी सदस्यों के साथ साथ रणनीति बनाकर शिक्षक को भी सूचित करें। आपके दो मित्रों के बीच एक छोटी सी बात पर तर्क वितर्क हो गया है, बहस हो गई है तो आप क्या करेंगे? तो प्यारे बच्चों, दो मित्रों के बीच में तर्क वितर्क हो रहा है तो शांतिपूर्ण वार्तालाप की पहल करें और दोनों को अपनी बात रखने का अवसर दें। निष्पक्ष रूप से उनकी भावनाओं को समझकर ही समाधान निकालें। आगे स्थिति है बच्चों, एक सहपाठी को कुछ ऐसा करने के लिए अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है जिसे उसने नहीं किया तो आप क्या करेंगे? तो सहपाठी को अनुचित रूप से दंडित किया जा रहा है। यदि आपको सत्यता का ज्ञान है, सच का पता है तो शिक्षक या वरिष्ठ व्यक्ति से बातचीत करेंगे और उसे गलतफहमी दूर करने में सहायता करेंगे। एक सहपाठी प्रतियोगिता में हार जाने पर उदास है तो प्यारे बच्चों, इस स्थिति में क्या करना है? प्रतियोगिता में हारने पर सहपाठी उदास है तो उसे सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाने के लिए प्रेरित करें, उसके प्रयासों की सराहना करें और बताएं कि अगली बार वह और अधिक बेहतर कर सकता है। कक्षा में चर्चा के बीच एक सहपाठी संकोच कर रहा है और बोलने का अवसर नहीं पा रहा है। तो संकोच कर रहा सहपाठी बोलने का अवसर नहीं पा रहा तो उसे प्रोत्साहित करें और संभव हो तो चर्चा में उसके विचारों को भी जगह दें। जरूरत हो तो शिक्षक को संकेत दें कि उसे भी बोलने का मौका मिले। प्रश्न, सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है, कमज़ोर है तो आपसे सहायता मांगता है तो आप क्या करेंगे? सहपाठी किसी विषय में संघर्ष कर रहा है और सहायता चाहता है और आपको विषय का ज्ञान भी है तो पूरी कोशिश करें कि आप उसे समझाएं। यदि आपको जानकारी नहीं है तो उसे शिक्षक या किसी अन्य सक्षम व्यक्ति से सहायता लेने की सलाह दें। कुछ पहेलियां दी गई हैं बच्चों पाठ्य पुस्तक के अंत में, इनके उत्तर जो है इस कविता में छुपे हुए हैं। पहेलियों को बूझिए। नानी की बेटी कौन, मामा की बहना कौन, भार्या है पिता की कौन, भाभी है चाचा की कौन। दूसरी पहेली है, आसमान में उड़ उड़ जाए, तरह तरह के गाने गाए, पंख फैलाकर करता सैर, दो हैं जिसके पर और पैर। पहेली 3 है, बागों में जो सुगंध फैलाती, फूल फूल में बसती जाती, हवा हवा में गुल मिल जाए, कौन है जो है नाम बताए। तो हम यहाँ पर उत्तर प्रस्तुत कर रहे हैं, लेकिन बच्चों आप वीडियो को पॉज कर लें और खुद इनके उत्तर ढूंढने की कोशिश करें और फिर उसके बाद इनका मिलान करें। तो बच्चों पहली जो पहेली है उसका उत्तर है माँ, दूसरी का है पक्षी यानी खग और तीसरा है सुरभि यानी कि सुगंध। माँ इसलिए है क्योंकि सभी रिश्ते माँ से जुड़े हुए हैं। नानी की बेटी, मामा की बहन, पिता की भार्या और चाचा की भाभी सभी माँ के लिए उपयुक्त हैं। पहेली 2 का उत्तर है पक्षी। कविता में भी पक्षी यानी हंस का जिक्र भी आया है जो उड़ता है, गाने गाता और पंख फैलाकर सैर करता है। पहेली 3 का उत्तर सुरभि यानी खुशबू सुगंध। कविता में सुरभि शब्द का प्रयोग हुआ है जो फूलों की महक का संकेत देती है और हवा में घुल मिल जाती है।
कविता पर आधारित कुछ अन्य परीक्षा उपयोगी प्रश्न उत्तर हैं। कविता में बच्चा माँ से क्या चाहता है? तो इसका उत्तर है बच्चा माँ से एक कहानी सुनाने की जिद करता है, विशेष रूप से राजा रानी वाली कहानी। प्रश्न हंस कैसे घायल हुआ? इसका उत्तर है एक शिकारी के तीर से हंस घायल हुआ और आकाश से नीचे गिर पड़ा। प्रश्न शिकारी और पिता के बीच विवाद का कारण क्या था? तो इसका उत्तर है बच्चों शिकारी हंस को अपना शिकार मानकर ले जाना चाहता था, जबकि पिता उसे बचाना चाहते थे। प्रश्न कविता में न्याय दया का दानी पंक्ति का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है कि सच्चा न्याय दया और करुणा से भरा होना चाहिए, न कि कठोरता से। प्रश्न बच्चा अंत में क्या सीखता है? तो वह सीखता है कि निर्दोष प्राणियों की रक्षा करना और दया दिखाना ही न्याय है। प्रश्न जलमल कर हिम बिंदु जिले थे, इसमें कौन सा अलंकार है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि जो अक्षर है झ और म इनकी आवृत्ति हो रही है। प्रश्न मानधन शब्द का क्या अर्थ है? मानधन मीन्स प्यारा धन, जहाँ बच्चे के लिए प्रेम पूर्वक इस शब्द को जो है लिखा गया है। प्रश्न घायल हंस को किसने उठाया और क्यों? तो इसका उत्तर है घायल हंस को राहुल के पिता गौतम बुद्ध ने उठाया, क्योंकि उनके हृदय में हंस के प्रति करुणा का भाव था। प्रश्न रक्षक और भक्षक से जहां पर क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है बच्चों रक्षक से तात्पर्य राहुल के पिता गौतम बुद्ध से है, जो हंस की रक्षा कर रहे थे, और भक्षक से तात्पर्य आखेटक यानी शिकारी से है, जो हंस को मारकर उसे साथ ले जाना चाहता था, खाना चाहता था। प्रश्न कविता के अंत में माँ राहुल से क्या अपेक्षा करती है? इसका उत्तर है कविता के अंत में माँ राहुल से इस पूरे घटनाक्रम पर अपना निर्णय देने और यह बताने की अपेक्षा करती है कि न्याय किसका पक्ष लेता है। प्रश्न राहुल के अनुसार सच्चा न्याय क्या है? तो इसका उत्तर है राहुल के अनुसार सच्चा न्याय वह है जो निर्दोष को बचाने वाला हो और रक्षक पर भक्षक को न सौंपे। न्याय दया का दान करने वाला होता है। प्रश्न इस कविता से हमें कौन सा सामाजिक मूल्य मिलता है? तो इसका उत्तर है प्रकृति और निर्दोष प्राणियों के प्रति दया और संरक्षण की भावना। प्रश्न शिकारी का व्यवहार हमें क्या सिखाता है? तो शिकारी का जो व्यवहार है उससे हमें लगता है कि वह अनावश्यक हिंसा और स्वार्थपरता वाला व्यवहार है, जो कि गलत है। प्रश्न पिता और शिकारी के चरित्र में क्या अंतर है? यहाँ पर कविता में पिता दयालु और संवेदनशील हैं, उस दूसरी तरफ शिकारी है जो वो स्वार्थी है और क्रूर भी है। प्रश्न तात शब्द का पर्यायवाची लिखिए। तो तात का अर्थ होता है बच्चों पिता, जनक, बापू या बाबू। प्रश्न इस कविता से आपको क्या नैतिक शिक्षा मिलती है? इस कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि न्याय में करुणा का स्थान होना चाहिए और हमें हमेशा निर्दोषों की रक्षा करनी चाहिए। तो यह थी कविता जिसका शीर्षक था माँ कहे कहानी। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल ज्ञानदीप को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जो आने वाले वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन भी आपको समय समय पर मिलते रहें। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी के अगले पाठ की वीडियो देखने के लिए नेक्स्ट वीडियो पर क्लिक करें और हिंदी के सभी पाठों के वीडियो के लिए फुल प्लेलिस्ट पर क्लिक करें।